हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि हम फरवरी में होने वाले एसएससी एग्जामिनेशन के लिए वो कैब की तैयारी कर रहे हैं और इस सेक्शन में अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। द गिवन सेंटेंस इज, जो हमारा सेंटेंस है वो दिया गया है, एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, जो पोजीशन है, जो अधिकार है, वो आपका एक्सक्लूसिव हो, आपका अनन्य अधिकार हो किसी चीज पर, तो उसको हम क्या कहेंगे। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। चलिए अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज मोनोथिज्म। इट मीन्स द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो मोनोथिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ जिसके अनुसार केवल एक ही ईश्वर होता है, तो एकेश्वरवाद इसको हिंदी में कहते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है मोनोपोली। इसका मतलब होता है द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। किसी सेवा या किसी वस्तु के व्यापार में एकत्र जो आपका एकाधिकार हो, जो आपका संपूर्ण नियंत्रण हो, उसको हम मोनोपोली कहते हैं। किसी भी एक व्यक्ति का, किसी भी एक संस्था का, किसी भी एक फर्म का, किसी भी वस्तु या सेवा के व्यापार में जो पूर्ण नियंत्रण होता है उसको हम मोनोपोली कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं इसको। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मोनिज्म। इसका मतलब होता है द बिलीफ दैट ऑल थिंग्स आर यूनिफाइड एंड बेस्ड ऑन वन प्रिंसिपल। तो मोनिज्म एक ऐसा बिलीफ है, इसका मतलब होता है इस बिलीफ के अनुसार सारी चीजें यूनिफाइड हैं, एकीकृत हैं और एक ही प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इसमें हम सारी चीजों का केंद्र एक जगह देखते हैं और हम मानते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो यूनिफाइड हैं और एक ही जो प्रिंसिपल है, एक ही सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना, मोनोमैनिया। इसका मतलब होता है टू मच इंटरेस्ट इन वन थिंग। तो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में आपका जो ज्यादा एक्सेसिव इंटरेस्ट है या जो जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट एक व्यक्ति में, एक वस्तु में होना, एक क्षेत्र में होना और दूसरे सारे क्षेत्रों को आप इग्नोर करना, तो इसको क्या कहते हैं, मोनोमैनिया कहते हैं। इसका मतलब कि जो सारा फोकस है, जो सारा इंटरेस्ट है आपका, वो केवल एक ही वस्तु में, एक ही व्यक्ति में इतना ज्यादा है कि बाकी सारी चीजें, बाकी सारे जो व्यक्ति हैं वो इग्नोर्ड हो गए हैं, है ना, उनको आपने इग्नोर कर दिया है। तो उस कंडीशन को हम मोनोमैनिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ पर हमारा गिवन सेंटेंस है एनिमल्स विच लिव इन वाटर। तो ऐसे जीव जो कि जल में रहते हो, तो ऐसे जीव जो कि जल में रहते हो उनको क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन 1 है हमारा वाइल्ड। इसका मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन नेचुरल कंडीशन। तो ऐसे पौधे, ऐसे जंतु जो कि अपने नेचुरल, प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, प्राकृतिक जो नेचुरल कंडीशन होती है, प्राकृतिक दशा होती है, उसमें वो जो पौधे और जंतु रहते हैं उनको हम वाइल्ड कहते हैं। जैसे वाइल्ड प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल्स, तो उनको हम वाइल्ड कहते हैं, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स को जो कि अपने नेचुरल कंडीशन में, अपने प्राकृतिक दशा में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। तो दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन है डोमेस्टिक। इसका मतलब होता है एनिमल्स केप्ट एट फार्म्स और एज पेट्स। तो पेट का मतलब होता है कि जो पालतू हो, तो ऐसा जानवर जिसको आप फार्म पे रखते हो या तो उसको आप एज अ पेट्स रखते हो, पालतू रखते हो, तो उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। जैसे अगर काऊ की बात करें, बफेलो की बात करें या गोट की बात करें, तो आप इनको कह सकते हो कि दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ऐसे जानवर क्या है, डोमेस्टिक है, ठीक है, ये पालतू हैं, इनको घरेलू कहते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना, एक्वाटिक।
इसका मतलब होता है एनिमल्स लिविंग इन वाटर। तो एक्वाटिक का मतलब होता है कि ऐसे जानवर, जीव जंतु या पेड़ पौधे जो कि पानी में रहते हों, ठीक है, इनको हिंदी में जलचर कहते हैं। तो ऐसे प्राणी जो कि जल में रहते हों तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, और ऐसे पौधों को एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। चौथा ऑप्शन हमारा है बैरन। इसका मतलब होता है इनफर्टाइल और नॉट समथिंग दैट इज नॉट प्रोडक्टिव, ठीक है। तो बैरन का मतलब होता है बंजर। अगर हिंदी में आप देखो तो बैरन का मतलब होता है बंजर। तो इनफर्टाइल, जो बैरन होता है वो इनफर्टाइल होता है, मतलब और अनप्रोडक्टिव होता है। इनफर्टाइल का मतलब होता है अनुत्पादक, तो जिसमें उत्पादन की क्षमता ना हो, इनफर्टाइल उसको हम कहते हैं। तो ऐसा अगर कोई इनफर्टाइल लैंड है तो उसको हम बैरन लैंड कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। तो बैरन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो कि उत्पादक नहीं है। जनरली अगर आप देखो तो बैरन लैंड के पहले यूज होता है, क्योंकि बैरन एक एडजेक्टिव है। तो बैरन लैंड हम कह देते हैं तो इसका मतलब हम कहते हैं कि बंजर भूमि। तो बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जो कि उत्पादक नहीं होती है, प्रोडक्टिव नहीं होती है, ठीक है, वो इनफर्टाइल होती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है एनिमल्स विच लिव इन वाटर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो आप ऑप्शन 3 देखो, एक्वाटिक। तो एक्वाटिक का मतलब भी वही होता है कि जो जानवर या जो पेड़ पौधे जल में रहते हों उनको जलचर कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे पौधों को जो कि पानी में रहते हैं हम उनको एक्वाटिक कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। तो तीसरे को हम सही टिक करके आएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। द गिवन सेंटेंस इज द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। तो हमारा जो दिया गया है सेंटेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह दिया गया है, वह क्या है, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। तो पौधों का जो अध्ययन है, तो पौधों के बारे में जो अध्ययन है उसको हम क्या कहेंगे वन वर्ड में, ठीक है। तो पौधों का अध्ययन, पौधों के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा जूलॉजी। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। तो जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उस साइंस को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में आप जंतु विज्ञान, जूलॉजी का हिंदी में मतलब होता है जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम की एनिमल लाइफ, जीव जंतुओं के जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, बॉटनी। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। तो साइंस का वह ब्रांच जो कि पौधों का अध्ययन करता हो उसको हम बॉटनी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ज्योग्राफी। द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है हिंदी में भूगोल। तो ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम अर्थ के विभिन्न आयामों का, यानी जो पृथ्वी है उसके विभिन्न आयामों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्टडी करते हैं, इसमें हम पृथ्वी के बाह्य भाग की स्टडी करते हैं। पृथ्वी पर जल जो है, जल मंडल है, स्थल मंडल है, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी के जो विभिन्न आयाम हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स ऑफ विच द अर्थ इज मेड ऑफ। तो जियोलॉजी में हम जो पृथ्वी की रॉक्स होती हैं, जो पृथ्वी पर सॉइल्स होते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। वो साइंस का ऐसा ब्रांच या ऐसा डिसिप्लिन जो कि पृथ्वी के रॉक्स के, पृथ्वी की चट्टानों और पृथ्वी की जो मृदा है, मिट्टी है, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ को क्या कहेंगे वन वर्ड में। तो ऑप्शन 2 देखो आप, बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। तो बॉटनी विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम पौधों का अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है
करेक्ट मार्क करेंगे क्योंकि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फॉर द गिवन सेंटेंस। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is animals that eat flesh. तो ऐसे जानवर जो हमारा सेंटेंस है वो है ऐसे जानवर जो कि फ्लेश खाते हो, है ना, मांस खाते हो। तो ऐसे जानवर जो मांस खाते हो उनको हम क्या कहते हैं वन वर्ड में। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और इट्स प्रोडक्ट्स। तो हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं या इनको शाक भक्षी भी कहा जाता है। शाक भक्षी, शाक भक्षी। तो अगर आप जंतुओं को देखो और उनको क्लासिफाई करना चाहो उनके खाने के आधार पे कि वो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, तो हम जंतुओं को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि केवल शाकाहारी होते हैं, केवल पौधों को खाते हैं या उनके उत्पाद को खाते हैं, पौधों के उत्पाद को खाते हैं। और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि केवल मांस खाते हैं, तो उनको हम मांसाहारी कहते हैं। और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि शाकाहारी भी होते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, उनके उत्पादों को भी खाते हैं और साथ ही साथ वो दूसरे जानवरों को भी, जीव जंतुओं को भी खाते हैं, तो उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं। तो यहाँ पर हर्बीवोरस ऐसे जानवर को कहा जाएगा, ऐसे जीव जंतुओं को कहा जाएगा जो कि प्लांट्स को या इसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, शाकभक्षी होते हैं, है ना। वो दूसरे जीव जंतुओं को नहीं खाते, वो मांसाहारी नहीं होते, वो मांस का सेवन नहीं करते। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो ओमनिवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे जीव जंतु होते हैं ये जो कि पौधों को भी खाते हैं और साथ ही साथ आपके अदर जो एनिमल्स हैं उनको भी खाते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे जीव जंतुओं को हम क्या कहेंगे, ओमनिवोरस कहेंगे। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस जो ऐसे हम एनिमल्स होते हैं, ऐसे जीव जंतु होते हैं दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, तो जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं उनका मांस, ठीक है। तो ऐसे जानवर जो कि दूसरे अन्य जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं तो उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। ये शाकभक्षी नहीं होते हैं, ये शाकाहारी नहीं होते, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे एनिमल्स के फ्लेश पर, दूसरे जानवरों के मांस पर। तो इनको हम हिंदी में मांसाहारी कहते हैं, ठीक है, मांसाहारी। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है द एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एक्वाटिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु या ऐसे पेड़ पौधे जो कि पानी में ही रहते हों, उनका निवास स्थान पानी में ही होता है, तो उनको हम एक्वाटिक कहते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, जो कि ऐसे जानवर जो कि केवल मांस खाते हों दूसरे जानवरों का, तो उनका आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। तो आपने ऑप्शन सारे देख लिए। अब आप ऑप्शन 3 देखो, कार्निवोरस। कार्निवोरस का भी मतलब होता है कि ऐसे जानवर, जीव जंतु जो कि दूसरे अन्य जीव जंतुओं का मांस खाते हैं, उनको हम मांसाहारी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, तो ऐसे जानवर जो कि मांस खाते हैं। तो यहाँ पर हम अपना ऑप्शन 3 देखें तो ऑप्शन 3 हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो वी वुड मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट वन। लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. यहाँ पर हमारा given sentence है the murder of one's father. तो इस sentence का मतलब होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ही पिता की हत्या करे, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है होमिसाइड। इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बाय अनदर।
तो होमिसाइड का मतलब होता है कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की हत्या करना। तो अगर कोई एक मनुष्य है अपनी दूसरी प्रजाति का जो मनुष्य है उसकी हत्या कर रहा है, ठीक है, सारे मनुष्य एक ही प्रजाति के हैं और उस प्रजाति का जो सारे मनुष्य हैं उसमें से एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या कर रहा है, तो मनुष्य जो है जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर बाय वन सेल्फ। तो फ्रैट्रिसाइड का मतलब होगा कि जो अपने ही भाई या बहन की हत्या कर दे। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपने भाई या अपने बहन की हत्या कर दे तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उस एक्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। तो उस एक्ट को द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर बाय वन सेल्फ को हम क्या कहेंगे, फ्रैट्रिसाइड कहेंगे उस एक्ट को, उस कृत्य को, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, पैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड का मतलब होता है वन हु मर्डर्स हिज और हर ओन फादर। तो पैट्रिसाइड का मतलब होता है एक ऐसा कृत्य जो कि कैसा कृत्य है, जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर दे, जो अपने पिता का हत्यारा हो, तो उस एक्ट को हम क्या कहेंगे, पैट्रिसाइड कहते हैं। पैट्री अगर आप देखो तो रूट वर्ड है और पैट्री का मतलब होता है, पैट्री इज रिलेटेड टू फादर। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम अपना, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ अ किंग। तो अपने राजा की हत्या कर देने का जो कृत्य है उसको हम रेजिसाइड कहते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है द मर्डर ऑफ वंस फादर, तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही पिता की हत्या कर देना क्या कहलाएगा। आप ऑप्शन 3 देखो, पैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हम यहाँ पर पैट्रिसाइड ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ पर गिवन सेंटेंस है ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। तो जो डेथ के बाद, मृत्यु पश्चात जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, उसका ऑपरेशन करने का जो कृत्य है, जो ऑपरेशन करना जो है वो क्या कहलाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस हम अपने, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। तो पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि किसी भी डेड बॉडी का, एक मृत शरीर का मेडिकल एग्जामिनेशन करना, उसका चिकित्सकीय परीक्षण करना, ठीक है। तो उसका ऑपरेशन करना, उसके बाद बॉडी का एग्जामिनेशन करना कि किस कारण से डेथ हुई है, ठीक है, उसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी अ शॉर्ट नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ हाईलाइटिंग हिज और हर अचीवमेंट्स। तो ऑबिचुअरी का मतलब क्या होता है कि एक शॉर्ट नोटिस होती है, ये एक संक्षिप्त नोटिस होता है किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बारे में, और उसमें वो सब चीजें मेंशन होती हैं कि उस व्यक्ति ने अब तक क्या क्या अचीव किया था, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑबिचुअरी कहते हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोटिस को ऑबिचुअरी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, होमेज। होमेज का मतलब होता है समथिंग सेड और डन टू शो रिस्पेक्ट। तो होमेज का मतलब होता है कि कुछ कहना किसी के बारे में या कुछ करना किसी के लिए, क्या करने के लिए, टू शो रिस्पेक्ट, उसको सम्मान देने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए कुछ कहना या करना, स्पेशली जो डेड पर्सन है ना, उनके बारे में, तो उसको हम होमेज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी अ प्लेस, बिल्डिंग और रूम वेयर अ डेड बॉडी इज केप्ट। तो मॉर्चुअरी का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग या ऐसा रूम जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, जो मृत शरीर है वहां पर रखा जाता है, तो उसको हम मॉर्चुअरी कहते हैं। मॉर्चुअरी एक ऐसी जगह होती है या एक ऐसा कमरा होता है, ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पर कि डेड बॉडी को रखा जाता है, मृत शरीर को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। तो मृत जो शरीर है, मृत्यु के पश्चात शरीर का ऑपरेशन करना क्या कहलाता है।
तो आप ऑप्शन 1 देखो, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब होता है अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। तो इसका मतलब भी सेम ही होता है जो कि हमारा सेंटेंस में दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क करेंगे। ऑप्शन 1 which is postmortem would be the correct one word substitution for the given sentence. Let's look at the next question. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is concerned with beauty or its appreciation. तो ऐसी कोई चीज जो कि किससे जुड़ी हो, खूबसूरती से, है ना, सौंदर्य से। ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य से, ठीक है। तो कोई चीज अगर सौंदर्य से जुड़ी हुई है या उसके अप्रिसिएशन से, उसकी प्रशंसा से जुड़ी हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। ब्यूटी से जुड़े होने का मतलब है क्या, ब्यूटी की तारीफ करना, ठीक है, सौंदर्य की तारीफ करना और सौंदर्य को समझना, ठीक है। तो सौंदर्य को समझने का अर्थ है, यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसफिकल सेंस में बात होगी कि सौंदर्य क्या है, कौन सुंदर है। किसी की चमड़ी गोरी है वो सुंदर है, या किसी का फिजिक अगर देखने में अट्रैक्टिव है तो वो सुंदर है। तो सुंदरता के अपने अलग अलग मायने हैं। लोगों को पतझड़ भी सुंदर लगता है, कई ऐसे लोग हैं उनको बसंत में भी दुख होता है। तो लोगों की सुंदरता के देखने की, समझने के अपने अलग अलग मायने हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम वन वर्ड में कह सकते हैं कि हाँ ये ब्यूटी से या उसके एप्रिसिएशन से, उसके प्रशंसा से, सौंदर्य से जुड़ी हुई है, तो उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है फाउल। इसका मतलब होता है नोटेबली अनप्लेजेंट और डिस्ट्रेसिंग। तो जो बिल्कुल ही अनप्लेजेंट हो, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग हो, बिल्कुल ही अनप्लेजेंट सा हो, ठीक है, तो उसको हम फाउल कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू और डीलिंग विथ रियल ब्यूटी। तो अगर हम देखें रियल ब्यूटी क्या है ना, जो हमारा सौंदर्य है, सच्ची सौंदर्यता क्या है, जो हमारा सच्चा सौंदर्य है वो क्या है। तो सौंदर्य से जुड़ा हुआ या ऐसे प्रश्नों से जुड़ा हुआ, सुंदरता के विभिन्न पहलुओं को, सौंदर्य के विभिन्न पहलुओं को समझने या उससे जुड़ा हुआ जो है, उसको हम एस्थेटिक कहते हैं, ठीक है। It is a branch of philosophy that deals with real beauty, its examination and its meaning, right? Let's look at the third option, hideous. Hideous, it means morally offensive. अगर कोई चीज hideous है वो क्या है, morally offensive है, नैतिक रूप से offensive है, ठीक है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 4 हमारा है ग्रॉस। इसका मतलब होता है इमीडिएटली ऑब्वियस और विजिबल। तो ग्रॉस का मतलब होता है, अगर हिंदी में आप देखो, शकल। इसको हम संपूर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस ऐसा होता है जो कि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत ना पड़े, जो कि आपको नेकेड आई से क्लियरली विजिबल हो, तो उसको हम ग्रॉस कहते हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली विजिबल हो। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कंसर्न्ड विद ब्यूटी और इट्स अप्रिसिएशन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो ऑप्शन 2 आप देखो, एस्थेटिक। एस्थेटिक विच इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर एंड मीनिंग ऑफ रियल ब्यूटी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 को, एस्थेटिक को करेक्ट मार्क करेंगे। Let's look at the next question. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given word or sentence. The given sentence is a pole or beam used as a temporary support. तो ऐसा कोई पोल या ऐसा बीम, स्तंभ, जिसको हम क्या करते हैं, उसको यूज किया गया हो एक टेम्परेरी सपोर्ट के लिए, है ना। तो एक टेम्परेरी सपोर्ट के लिए किया गया है ना, क्षणिक। टेम्परेरी का मतलब होता है क्षणिक, कुछ क्षण के लिए उसको क्या किया गया है, सपोर्ट के लिए लगाया गया है, उसके बाद उसको हटा लिया जाएगा। तो ऐसे पोल को, ऐसे बीम को, जो कि क्षणिक सपोर्ट के लिए, क्षणिक समर्थन के लिए क्या किया जाता है, टेम्परेरी सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है,
उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है टू प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट। तो स्कैफोल्ड करने का मतलब होता है कि टू प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट एंड लेटर ऑन इट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। प्रॉप। इट मीन्स अ पीस ऑफ वुड और मेटल एटसेट्रा यूज्ड फॉर सपोर्टिंग समथिंग। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। लीन टू। इसका मतलब होता है स्मॉल बिल्डिंग विथ इट्स रूफ लीनिंग टू अ लार्ज वॉल और बिल्डिंग। तो लीन टू का मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी बिल्डिंग जिसका जो रूफ है, जो छत है, उसकी ढलान जो है, उसका झुकाव किस तरफ है, उससे ही जुड़ी हुई एक जो लार्जर बिल्डिंग होती है उसके दीवार की तरफ या उस बिल्डिंग की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीन टू कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राफ्टर है। इसका मतलब होता है वन ऑफ द स्लोपिंग पीसेस ऑफ वुड दैट सपोर्ट्स रूफ। तो एक ऐसा स्लोपिंग पीसेस ऑफ वुड है, वुड का एक ऐसा पीस होता है जो कि क्या करता है, छत को सहायता देता है, छत को सहायता सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम राफ्टर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्पररी सपोर्ट। तो ऐसा बीम या पोल जो कि स्तंभ, जो कि क्षणिक समर्थन देने के लिए, टेम्पररी सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, these two options are very close to each other, so we would mark option 2 which seems to be the most appropriate one word substitution for the given sentence। तो यहाँ पे prop हमारा जो है दो इसमें स्कैफोल्ड से ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो यहाँ पे हम prop को करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है उसको हम करेक्ट मार्क करेंगे यहाँ पे ऑप्शन 2 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। हमारा यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फियर ऑफ स्नेक्स। तो सांपों से जो डर है, सांपों से जो डर है, अनावश्यक डर। ठीक है। अ काइंड ऑफ फोबिया। ठीक है। तो यहाँ पे उस तरीके की बात हो रही है। सांपों से तो सभी डरते हैं, है ना, अगर कोई नहीं डरेगा तो काट लेगा। तो अब भाई जो सांप होते हैं वो भाई एक जानवर है, तो सांपों से सभी डरते हैं, आपको भी डर लगता होगा, मुझे भी लगता है। लेकिन जो एक्सेसिव फियर है, जो एक्सट्रीम फियर है और अनरीजनेबल है ना, उसको हम क्या कहेंगे, फोबिया कहते हैं। जो अगर एक्सट्रीम डर है हमारा, चरम जो डर है, या हम कहते हैं कि अनरीजनेबल है, जो अतार्किक डर होता है, अनरीजनेबल फियर है या एक्सट्रीम फियर है, उसको हम फोबिया कहते हैं। तो यहाँ पे उस सेंस में बात हो रही है, फोबिया के सेंस में बात हो रही है कि अनावश्यक अतार्किक रूप से जो डर है आपका सांपों को लेकर के, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा 1 है ओफियोडियोफोबिया। ठीक है। ओफियोडियोफोबिया, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है एबनॉर्मल फियर ऑफ स्नेक्स। तो एबनॉर्मल जो आपका फियर है, एबनॉर्मल है, एक्सेसिव है, एक्सट्रीम है, अनरीजनेबल है, फियर है सांपों का, तो उसको हम ओफिडियोफोबिया कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट। ठीक है। ऊंचाई से आपको डर लगता है। ठीक है। बहुत ज्यादा आपको डर लगता है। एक्सेसिव जो फियर है, एक्सट्रीम फियर है हाइट को लेकर के, ऊंचाई को लेकर के, उसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, यानी फॉरेनर से जो डर होता है, जो डर लगता है, अनरीजनेबल फियर जो है, एक्सट्रीम फियर है, उसको हम जेनोफोबिया कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटिंग टू और ओरिजिनेटिंग इन फॉरेन। तो जो विदेशी कोई वस्तु हो सकता है, विदेशी कोई भाषा हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, अपने देश का ना हो, दूसरे देश का हो, जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उससे अगर कोई फियर है, डर है, अनरिजनेबल, अतार्किक, एक्सट्रीम जो फियर है, उसको हम जेनोफोबिया कहेंगे। ठीक है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। तो आप देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि छोटे छोटे गड्ढों में उतर जाते हैं, कुएं में उतर जाते हैं, और मतलब छोटी छोटी जगहों में कन्फाइंड प्लेसेस होती हैं, वहां पे
मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है वहां पे रह लेते हैं। बट यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जिनको ऐसे कन्फाइंड प्लेसेस से डर लगता है, ठीक है, कन्फाइंड प्लेसेस से जिनको डर लगता है काफी ज्यादा, उनको हम क्या कहते हैं, उस फोबिया को, उस डर को क्या कहते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया फियर ऑफ स्नेक्स, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, जो कि आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ पर हमारा गिवन सेंटेंस है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब होता है कि किसी भी जनसंख्या किसी भी गांव की हो सकती है, किसी राज्य की हो सकती है, किसी देश की हो सकती है, या जनसंख्या विश्व की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक देश की बात करें तो एक देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं या जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो संख्या है उसको हम जनसंख्या कहते हैं। वहां के लोगों की जो संख्या है, हम उस संख्या को उस देश की जनसंख्या कहते हैं। तो उस जनसंख्या के बारे में स्टडी करना, जैसे कि जनसंख्या कितनी है, उसका डेंसिटी कितना है, घनत्व कितना है, ठीक है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कितने लोग किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका फेथ क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी मदर टंग क्या है, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं। तो यहाँ पे इन सभी आयामों का जो अध्ययन है जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, तो उसको हम क्या कहेंगे। चलिए देखते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को 1 वर्ड में क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है बायोग्राफी। इसका मतलब होता है यूजुअली अ रिटन हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जीवनी, तो जीवनी है एक ऐसे, मतलब एक अकाउंट होता है, अकाउंट कह लो आप या हिस्ट्री कह लो, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में। जैसे यहाँ पे आप एक और भी सुनते हो, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वतः। ठीक है, ऑटोमेटिक, जो स्वतः ही चले, मूवमेंट करने लगे, तो स्वतः जो है बायोग्राफी जीवन के बारे में। ठीक है, जीवन के बारे में, जीवन के बारे में लिखना। तो जो व्यक्ति स्वतः के जीवन के बारे में लिखे उसको हम क्या, उस पुस्तक को, उसके उस जीवन, उस जो हिस्ट्री है उस व्यक्ति के जीवन की, जीवन के बारे में जो उल्लेख है उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। इसका मतलब इसको गांधी जी ने स्वतः ही लिखा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर गांधी जी के जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता व्यक्ति तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी नहीं कहते, उसको हम केवल बायोग्राफी कहते हैं, उसको हम केवल जीवनी कहते हैं। ठीक है, तो बायोग्राफी का मतलब ये होता है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्टडी डीलिंग विथ लेटर्स एंड स्पेलिंग। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी क्या होता है, एक लैंग्वेज स्टडी का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, उसका सब ब्रांच होता है, जो कि स्पेसिफिकली डील करता है लेटर्स के साथ और स्पेलिंग के साथ। ठीक है, वर्ड्स की। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, डेमोग्राफी। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डेमोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जनसंख्या के बारे में स्टडी करना और उसके वितरण के बारे में, है ना, कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, वहां के रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, किस धर्म से हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में, विभिन्न आयामों के बारे में, जनसंख्या के विभिन्न आयामों के बारे में जो स्टडी करना है उसको हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी का मतलब होता है कि क्रिएटिंग न्यू डांस फॉर्म्स। ठीक है, तो जो डांस के स्टेप्स होते हैं, ठीक है, डांस के नए नए स्टेप्स होते हैं, है ना, नई नई कलाएं होती हैं, तो उसको जो नए इजाद करते हैं, है ना, जो क्रिएट करते हैं, उनको हम कोरियोग्राफर कहते हैं और उस आर्ट को हम कोरियोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या का अध्ययन। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 3 देखो, डेमोग्राफी, इसका भी मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन।
तो यहाँ पे हम ऑप्शन 3 जो है करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे वीडियोस जल्द से जल्द मिलते रहें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।